This call is now being recorded. गुड इवनिंग एवरीवन। तो हम क्लास नाइन्थ के लिए मैथ पढ़ रहे थे और उसमें भी हम क्षेत्रमिति के महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट्स को पढ़ रहे थे। तो लास्ट क्लास के अंदर हमने कितना पढ़ लिया था? लास्ट क्लास के अंदर हमने बेलन के बारे में पढ़ लिया था कि बेलन क्या होता है। हमने पढ़ा था कि बेलन एक ऐसी आकृति होती है जो कि हमारे पाइप की तरह होती है, जो कि एक पाइप की तरह होती है। उस पर एक वृत्त ऊपर होता है और एक वृत्त नीचे होता है, और दोनों ही वृत्त बेलन के आधार कहलाते हैं। दोनों ही वृत्त बेलन के आधार कहलाते हैं, ठीक है। और जो वृत्त की त्रिज्या होती है वही बेलन की त्रिज्या कहलाती है। बेलन की त्रिज्या, ठीक है, समझ जाओ, बेलन की त्रिज्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो बेलन का जो वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है? आपने सूत्र याद किया था कि सर बेलन का वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 पाई r h। यानी कि अगर हम जाने तो हमें 2 का मान तो 2 ही रहता है, पाई का मान 22/7 रहता है, आर का मान, और अगर हमें एच का मान यानी कि बेलन की त्रिज्या और बेलन की ऊंचाई के बारे में पता लग जाए तो हम बेलन का वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। और जो बेलन का वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल होता है वो कौन सा क्षेत्रफल होता है? सर वो ऊपर और नीचे के वृत्त को छोड़कर, ऊपर और नीचे के वृत्त को छोड़कर जो हिस्सा हमें पाइप का दिखाई देता है, जिस पर रंग होता है, कोई कलर होता है या फिर कोई डिजाइन बना होता है जिसे हम हाथ में पकड़ सकते हैं, वही वाला हिस्सा क्या कहलाता है? हमारा वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल कहलाता है। और अगर हम बात करें बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, सबसे पहले अगर हम सूत्र की बात करें तो सूत्र कितना होता है इसका? वो होता है 2 पाई r ब्रैकेट के अंदर h+r। ये इसका सूत्र होता है संपूर्ण या फिर कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का। कुल पृष्ठ क्षेत्रफल में क्या होता है? आप कहोगे सर बेलन का जो वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल होता है वो तो होता ही होता है, साथ में दोनों ही वृत्त जो इसके आधार होते हैं, सर इनका भी क्या कर दिया जाता है? दोनों का क्षेत्रफल जोड़ दिया जाता है, ठीक है। इतना हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था बेलन के बारे में। तो अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए आप लोगों के सामने एक रिकॉल पर्सन है, आप सभी का चैट सेक्शन बंद कर दिया गया है। वजह आप लोगों को पता है कि आप लोगों को इस सवाल को हल कर रहे हैं और हल करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करना है। तो आप सभी बच्चे इस सवाल को जल्दी से पढ़िए, और पढ़ने के बाद जिन बच्चों को समझ में आ जाए वो जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर इसको वोट करना। बाकी हम समझा ही रहे, एक बार पढ़ के देखिए क्या लिखा है। एक बेलनाकार खिलौना, यानी कि एक खिलौना है जो बेलन यानी कि सिलेंडर की शेप का बनाना है, जिसकी ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है। आपने लिख दिया सर ऊंचाई के बारे में पता है, तो हमने लिख दिया ऊंचाई है 25 सेंटीमीटर। और आधार का परिमाप, यानी कि अगर ये बेलन है, क्योंकि ये खिलौना बेलनाकार है, तो आप कहोगे सर जो इसका आधार का परिमाप है, आधार क्या है? सर आप कहोगे इसका आधार तो एक वृत्त है, और वृत्त के परिमाप को ही वृत्त की परिधि कहते हैं। यानी कि इस वृत्त की परिधि का मान हमें दे रखा है कितना? 20 पाई। कितना दे रखा है? 20 पाई। तो बताइए इस खिलौने को बनाने के लिए कितने वर्ग सेंटीमीटर प्लास्टिक की आवश्यकता होगी? अब आपको पता है कि आपको खिलौना बनाना है, तो खिलौना ऊपर और नीचे से क्या होता है? बंद होगा। यानी कि आपने कहा सर हमें इसका निकालना है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि इस खिलौने का क्या निकालना है हमको? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। और ये बेलन के आकार का है, तो आप यहाँ पर क्या लगाएंगे? यानी कि बेलन का कुल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लगाइए, क्षेत्रफल का सूत्र लगाइए, एच और आर के मान भरिए। तो जब आप एच का मान भर दोगे तो आपको आर का मान भरने में दिक्कत आएगी, और आर का मान आप इस वृत्त की परिधि से निकाल सकते हो, क्योंकि आपने वृत्त सर्कल वाला पूरा चैप्टर पढ़ा था। तो सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा करना क्या है, कि हमें वृत्त की परिधि दे रखी है, हम परिधि का सूत्र लगाएंगे, वहां से आर का मान निकालेंगे, और फिर हमें एच और आर का मान मिल जाएगा, तो हम कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान निकालेंगे कि खिलौने का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना रहा होगा। तो हमने आप लोगों को समझा दिया है। अब आप लोग इसको जल्दी से हल कीजिए, और हल करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर आप इसको नोट कीजिए। चलिए, और जिन बच्चों के पास में पोल ऑप्शन नहीं आता है, पोल का ऑप्शन, तो वो भी क्या करेंगे? इसको साथ के साथ ही हल करेंगे, ताकि जैसे ही पोल सेक्शन बंद किया जाएगा तो आपके लिए चैट सेक्शन ऑन कर दिया जाएगा, ताकि आप भी अपना आंसर भेज सको। चलिए, अब 7:06 हो रही है, 7:08 तक का हम इंतजार करेंगे। 2 मिनट में आप सभी बच्चे इसको हल कीजिए, और हल करने के बाद में पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करेंगे, और हल करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कर देंगे। अस्सलाम वालेकुम।
विजेंद्र राजपूत के नाम से बच्चे अपना माइक बंद कीजिए प्लीज। आपने अभी क्लास ज्वाइन की है, आपको स्क्रीन पर एक सवाल दिखाई दे रहा है, आप इसको हल करने की कोशिश कर सकते हैं। अभी हमने समझाया नहीं है बच्चे, आप सवाल को पढ़िए। इसके अंदर आपको एक बेलनाकार खिलौना बनाना है जिसकी ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है। आप जानते हो बेलन की ऊंचाई का मान दे दिया गया 25 सेंटीमीटर। और आपको आधार का परिमाप दिया गया है, यानी कि आधार आप जानते हो बेलन का एक वृत्त होता है, और वृत्त का परिमाप वृत्त की परिधि कहलाता है। तो परिधि के मान आपको 20 पाई दे दिया गया है। वहां से आप आर का मान निकाल सकते हो। और जब हमें एच और आर का मान मिल जाता है तो हमें पता है कि खिलौना बनाना है तो ऊपर नीचे से बंद होगा, यानी कि हमें बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो आप सभी बच्चे इसको जल्दी से हल कीजिए, और हल करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। 7:08 हो गई है। अब आप लोगों के पास में आखिरी 20 सेकंड है कि आप सभी बच्चे इसको जल्दी से हल कीजिए, और हल करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। चलिए, अब आप लोगों के पास में आखिरी 10 सेकंड है कि सभी बच्चे इसको जल्दी से हल कीजिए, और हल करने के बाद में पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। और अब आप लोगों के पास में आखिरी 5 सेकंड है। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, अब आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है। और जिन बच्चों के पास में पोल ऑप्शन नहीं आता है, या बच्चे जो पोल के अंदर आंसर नहीं कर पाए हैं, वो एक्सक्यूज जल्दी मी, से। आर का मान पाई के साथ आएगा क्या? आर का मान पाई के साथ नहीं निकालना बच्चे आपको। आप आर तो आर ही होता है, मतलब कुछ नंबर दिया जाता है ना आपको त्रिज्या का, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके का नंबर आएगा। तो हमने आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन कर दिया है। तो जो बच्चे पोल सेक्शन के अंदर आंसर नहीं कर पाए थे, या फिर जिन बच्चों के पास में पोल ऑप्शन नहीं आता है, वो अपना आंसर भेज सकते हैं चैट सेक्शन में। ठीक है, खुशी का आंसर आ गया है अभी। बाकी बच्चे भी अपना आंसर भेज सकते हो। देखो, आपको दो काम तो जरूर करने चाहिए। कौन कौन से काम? ठीक है, नैन्सी का भी आंसर आ गया है। दो काम ये कि आपको हर सवाल हल करना जरूर चाहिए, चाहे वो आपको गलत हो चाहे वो सही हो। आप ये मत सोचो कि सर तो समझा ही देंगे। तो एक तो ये चीज सभी के मन में होनी चाहिए कि आप सभी बच्चे इसको हल करेंगे। और हल करने के बाद में दूसरा काम क्या करेंगे सभी बच्चे? दूसरा काम ये करेंगे कि जब आपका हल हो जाता है, तो आप पोल सेक्शन के अंदर, अगर पोल सेक्शन आता है, और अगर पोल सेक्शन नहीं आता है, तो चैट सेक्शन में अपना आंसर जरूर भेजा करो। उससे पता लगता है हमें भी कि किस बच्चे ने कितने आंसर सही किए थे। आपने करके तो रख लिया अपनी कॉपी के ऊपर ऑप्शन बना के, और आपने उसको पोस्ट ही नहीं किया, यानी कि अब तक हमारे पास तक कोई ऑप्शन भेजा ही नहीं। तो हमें कैसे पता लगेगा किसका सही है या किसका गलत? अब देखो, सभी बच्चों का आंसर आ गया, हम नाम बताते हैं। खुशी का आंसर आ गया है, नेंसी का आंसर आ गया है, कशिश का आंसर आ गया है, सुहानी का आंसर आ गया है। ठीक है, और बाकी बच्चों का हमें शायद नाम याद नहीं है। रोजी का आंसर आ गया है। बहुत सारे बच्चों का आंसर आ गया है, बहुत सारे बच्चों के नाम हमें याद है। तो अब आप समझ सकते हो। तो आप अपना आंसर जरूर भेजा करो। ठीक है, जैसे कि अभी नीलम पंचाल का आंसर नहीं आया, जबकि वो क्लास के अंदर प्रेजेंट है। हम उनके आंसर का भी इंतजार कर रहे हैं। तो आप सभी बच्चे अपना आंसर भेजा करो। और आप देख पा रहे हो सभी बच्चों का आंसर सी दिखाई दे रहा होगा आपको ऑप्शन में, स्क्रीन पर सभी को। तो चैट सेक्शन में सभी का आंसर सी है। अब आप देखते हैं कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अब काफी सारे बच्चों ने आंसर भेज दिया, तो हम समझा देते हैं जल्दी से। देखिए, इतना तो सभी को पता है कि सर ये बेलनाकार खिलौना है, और बेलन की ऊंचाई का मान साफ साफ लिखा गया है कि वो 25 सेंटीमीटर है। इतना साफ साफ लिखा गया है, ये रहा ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है। फिर आपको बेलन के आधार का परिमाप, और बेलन का आधार क्या होता है? एक वृत्त होता है। और आपको पता है कि वृत्त का परिमाप वृत्त की परिधि कहलाती है। यानी कि आपने कहा सर जो वृत्त की परिधि है, सर उसका मान हमें कितना दिया गया है? परिमाप भी लिख सकते हो, परिधि भी लिख सकते हो, सर उसका मान हमें दिया गया है 20 पाई। और हमसे पूछा गया है कि इस खिलौने को बनाने के लिए, जो खिलौना बेलनाकार है, और आप जानते हो कि बेलन कुछ इस टाइप का होता है जो पाइप की तरह से होता है, इसकी ऊंचाई पता है हमें। यानी कि इसको बनाने के लिए हमें कितने सेंटीमीटर, कितने वर्ग सेंटीमीटर प्लास्टिक की आवश्यकता होगी। यानी कि आप मार्केट से कितना प्लास्टिक लेकर आओ कि खिलौना बनकर तैयार हो जाए। आप कहोगे सर ये खिलौना बनकर तैयार होगा, यानी कि हमें संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है बेलन का। चलिए पहले हम आंसर ही निकालने की कोशिश करते हैं कि खिलौने का हमें संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है, क्योंकि खिलौना ऊपर नीचे से बंद होगा, और एक वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल। आपने कहा जो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, सर उसका सूत्र कितना होता है? हमने लिख दिया कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, और इसका सूत्र होता है 2 पाई आर, और ब्रैकेट के अंदर h+r। चलो मान भी भर देते हैं, अगर शायद क्या पता आंसर आ ही जाए। आपने कहा सर 2 का मान तो 2 ही रहेगा। पाई का मान अभी नहीं भरते, पाई का मान 22/7 होता है, हम वो भी भर देंगे। गुणा आर, आर का मान कितना होता है? सर आर का मान तो हमें दे ही नहीं रखा, कहां से पुट करें? यानी कि गड़बड़ हो गई, कि जब तक हम आर का मान नहीं रख सकते, जब तक हम कोई भी आंसर नहीं निकाल पाएंगे। एच का मान हमने 25 रख दिया, सर फिर से प्लस आर की जगह हमें खाली छोड़ना पड़ा, यानी कि आर को भरते के साथ ही हमारा आंसर आ जाएगा
यानी कि हम किसी तरीके से आर निकाल ले। आर निकालने के लिए हमें क्या दे रखा है सर, हमें वृत्त की परिधि का मान दे रखा है, क्योंकि आर जो है वो वृत्त की त्रिज्या होती है। अगर त्रिज्या नहीं दे रखी तो क्या हो गया, हमें वृत्त की परिधि तो दे रखी है। हम जानते हैं कि वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर, और इसका मान दे रखा है हमें 20 पाई। सर हमें किसका मान निकालना है, हमें तो आर का मान चाहिए, तो आर इधर ही रहेगा। ये तो हो गया 20 पाई। अब आप हमें बताइए, इधर 2 गुणा में तो इधर आके भिन्न पलट जाती है, 2/1 हो गया। इधर पाई गुणा में तो इधर आके क्या हो गया, वो 1/पाई हो गया। और आप जानते हो कि पाई से पाई कट गया, और 2 से 20 कट गया 10 बार में। यानी कि आपको त्रिज्या का मान मिल गया है 10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर क्यों, क्योंकि यहाँ पर 20 पाई सेंटीमीटर लिखा हुआ है, यानी कि आपकी त्रिज्या आ गई है 10 सेंटीमीटर। अगर किसी बच्चे को यहाँ पर कोई डाउट है कि त्रिज्या 10 सेंटीमीटर क्यों है, तो वो यहीं पर अपना माइक ओपन करके बताइए कि सर हाँ मुझे यहीं पर ही डाउट है। और अगर किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं है तो फिर हम आगे चलते हैं। यानी कि किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं है, सभी को सर पता एक लग। बार दोबारा समझा दो। ठीक है। आप बच्चे ये देखिए कि हमें वृत्त की परिधि का मान कितना दे रखा है। आप अगर स्क्रीन पे देख पा रहे हो, हम एक बार इसको साफ कर देते हैं स्क्रीन को, देखिए आपको वृत्त की परिधि का मान दे रखा है 20 पाई सेंटीमीटर। और आप जानते हैं कि वृत्त की परिधि हमें दे रखी है 20 पाई, ये रहा 20 पाई सेंटीमीटर लिख देते हैं। तो आप कहते हो कि सर वृत्त की परिधि का एक सूत्र होता है 2 पाई आर, ये होता है वृत्त की परिधि का सूत्र। और सर इसका मान दे रखा है हमें 20 पाई, और हमें आर का मान चाहिए क्योंकि वृत्त की त्रिज्या हमें चाहिए। परिधि हमें दे रखी है, त्रिज्या हमें चाहिए, तो हमने कहा आर का मान निकालना है। तो सर जो आर का मान होगा वो 20 पाई तो दे ही रखा है हमें, लेकिन पर इधर 2 गुणा में तो इधर आके सर वो 1/2 हो जाएगा, क्योंकि भिन्न पलट जाती है। इधर पाई गुणा में तो इधर आके कितना हो जाएगा सर, वो 1/पाई हो जाएगा। सबसे पहले पाई से आपने पाई को कट कर दिया, पाई से पाई कट गया, तो हमारे पास में बच गया सर 1/2। 2 से कट गया 20 10 बार में, यानी कि त्रिज्या का मान आ गया 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब सभी को इतना समझ में आ गया होगा। अब आप इस त्रिज्या का मान 10 सेंटीमीटर यहाँ भर दो, कि सर त्रिज्या है हमारे पास में 10 सेंटीमीटर। तो जब आपने 10 सेंटीमीटर यहाँ भर दिया, और जब आप इसको आगे हल करोगे, तो आपने कहा सर दो तो दो ही रहेगा, सर पाई पाई रहेगा, और 10 10 ही रहेगा। ब्रैकेट को सबसे पहले हल करते हैं, क्योंकि बोर्ड मास के नियम के अनुसार हमें सबसे पहले, अगर बोर्ड मास का नियम देखें तो सबसे पहले हमें ब्रैकेट को हल करना होता है। तो आपने कहा सर ब्रैकेट के अंदर आ गया 35। और आपको ये भी बताया गया था कि जब ब्रैकेट और इसके बीच में कोई चिन्ह नहीं होता तो आप कहोगे सर गुणा का चिन्ह होता है, तो आपने यहाँ गुणा का चिन्ह लगा दिया। अब आप देखो कि जब आप 35 की गुणा 10 में करोगे तो 350 हो जाएगा 350, और जब आप 350 की गुणा 2 में करोगे तो आपके पास में हो जाएगा 700। लेकिन पर ये पाई कहाँ गया, यानी कि पाई तो ऐसे ही बचा हुआ है, क्योंकि आपने पाई का मान तो नहीं भरा। यानी कि आंसर आएगा या तो 700 पाई, या फिर 700, आप पाई का मान भर दो 22/7। यानी कि या तो आंसर आएगा 700 पाई, या फिर 700 गुणा पाई का मान रख दो 22/7। तो 7 से कट जाएगा 100 टाइम पे, यानी कि 22 गुणा 100 कितना आएगा 2200। आपके दो आंसर आ सकते हैं कि या तो सर आंसर 2200 होगा या 700 पाई। आप सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और फिर हम आपको आंसर दिखाते हैं कि इसका आंसर कौन सा होगा। सभी ने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। अब आप देखिए सर, या तो इसका आंसर होगा 700 पाई, या फिर इसका आंसर होगा सर 2200। अब 2200 तो लिखा नहीं है ऑप्शन में, 1400 लिखा है, 700 लिखा है, तो ये तो दोनों ही गलत है। या तो इसका आंसर होगा 2200। बता दीजिए। ठीक है, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चे, सभी को समझ में आ गया ना। ठीक है, हम एक बार फिर से समझा देते हैं। आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम एक बार फिर से समझा देते हैं जल्दी से। देखिए, ले लिया होगा सभी ने स्क्रीनशॉट। ठीक है, देखिए आपको एक बेलनाकार खिलौना दे रखा है। सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे, समझ में आ गए, फिर से एक बार समझ लो। देखिए बेलनाकार खिलौना दे रखा है जिसकी ऊंचाई का मान हमें दे रखा है 25 सेंटीमीटर। तो आपने कहा सर ठीक है, ऊंचाई का मान दे रखा है हमें 25 सेंटीमीटर, और हमें इसके आधार का परिमाप, आप जानते हैं जो बेलन होता है उसका आधार क्या होता है, एक वृत्त होता है। और हमें वृत्त का परिमाप दे रखा है 20 बाई सेंटीमीटर। वृत्त के परिमाप को वृत्त की परिधि भी कहते हैं। तो आपने लिखते हैं सर जो वृत्त की परिधि है, जो वृत्त की परिधि है सर, इसका मान हमें दे रखा है कितना, 20 पाई सेंटीमीटर। और हमसे पूछा गया है कि खिलौने को बनाने के लिए आपको कितने वर्ग सेंटीमीटर प्लास्टिक चाहिए, यानी कि अगर आप इस खिलौने को बनाओगे तो आपको कितने प्लास्टिक की जरूरत होगी। आपने कहा सर ये खिलौना ऊपर नीचे से बंद होगा, यानी कि हमें जो प्लास्टिक चाहिए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए चाहिए। तो आपने क्या करा, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लगा दिया, कि जो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है सर, इसका एक सूत्र होता है, और उससे आंसर आ जाएगा। आपने कहा सर ये सूत्र होता है 2 पाई आर, और ब्रैकेट के अंदर R+H। चलो सभी का मान भर के आंसर भी निकाल देते हैं। आपने कहा सर 2 का मान तो 2 ही रहेगा, सर पाई का मान बाद में भर देंगे, 22/7 होता है हमें पता है। पर सर हमें आर का मान तो सवाल में दे ही नहीं रखा, आर का मान तो सवाल में दे ही नहीं रखा।
यानी कि आप इसे h प्लस आर भी लिख सकते हो अगर आपको कोई दिक्कत लगती है तो। आपने कहा सर h का मान तो 25 दे रखा है, सर फिर से r का मान नहीं दे रखा। यानी कि हमें r का मान निकालने के लिए हमें वृत्त की परिधि दे रखी है। तो आपने कहा सर वृत्त की परिधि होती है 2 पाई r, और इसका मान है हमारे पास में 20 पाई। तो जब आप यहां से r का मान निकालोगे, तो जब आप यहां से r का मान निकालोगे बच्चे, तो r का मान कितना हो जाएगा 20 पाई। लेकिन पर यहाँ 2/1 था गुणा में, तो इधर आके वो कितना हो जाएगा 1/2। यहाँ पर पाई/1 था, क्योंकि जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे एक मान लेते हैं, तो इधर आके 1/पाई हो जाएगा। पहले तो आपने पाई से पाई काटा, फिर आपने 2 से 20 को काट दिया 10 टाइम पर। यानी कि आर का मान कितना हो गया 10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर क्यों? क्योंकि आपको परिमाप दे रखा था सेंटीमीटर में, तो त्रिज्या का मान सेंटीमीटर में आ गया 10 सेंटीमीटर। आपने त्रिज्या का मान 10 यहाँ भी भर दिया, त्रिज्या का मान 10 यहाँ भी भर दिया, और आप कहोगे सर 25 + 10 तो कितना हो गया 35, क्योंकि पहले ब्रैकेट कॉल करते हैं, फिर इन दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा का चिन्ह होता है, जहां पर भी कोई चिन्ह नहीं होता तो आपने कहा गुणा 10 गुणा पाई गुणा 2। जब आप इसको हल करोगे तो 35 × 10 तो कितना हो गया 350, क्योंकि 35 दाम कितना होता है 350, और जब आप 350 की गुणा 2 में करोगे तो आपने कहा सर 700 आ गया। पर ये पाई अभी भी जिंदा है तो आपने पाई रख दिया 700 पाई। या फिर अगर आपने 700 के बाद में पाई का मान 22/7 रख दिया, तो 7 से 700 कट गया 100 टाइम में, यानी कि आंसर आएगा 2200। यानी कि दो आंसर, या तो 2200 होना चाहिए या फिर 700 पाई होना चाहिए। तो आप देखोगे कि आपको कौन सा मिल जाएगा, 700 पाई मिल जाएगा विकल्प, यानी कि ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ 2200 कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। ठीक है बच्चे, तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इस पे सवाल भी लिखा हुआ है और इस पे हल भी लिखा हुआ है, और फिर हम जल्दी से चलते हैं फिर आगे। ठीक है, चलिए, शायद सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो अब हम लोग आगे चल सकते हैं। चलिए, देखिए आज हम पढ़ेंगे आयतन के बारे में, कि आयतन क्या होता है, क्योंकि अभी तक पढ़ते आए हैं हम कि हमने घन का पढ़ लिया, घनाभ का पढ़ लिया, बेलन का पढ़ लिया, क्या पढ़ लिया, कुल पृष्ठ पे क्षेत्रफल, और हमने पढ़ लिया इसका किसके बारे में, पार्श्व या फिर वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में। अब हम पढ़ेंगे आयतन के बारे में कि आयतन क्या होता है, यानी कि वॉल्यूम क्या होता है, फिर आयतन की इकाइयां कि आयतन को किस किस में नापा जाता है, और फिर उनका रूपांतरण कि एक इकाई से दूसरी इकाई में उसको कैसे बदलते हैं। तो सभी बच्चे जल्दी से कॉपी के अंदर हेडिंग लगा लो, आज हम पढ़ेंगे आयतन के बारे में। अब देखो ये आयतन होता क्या है आखिर, आप समझ पाओगे जो आयतन होता है कि ठोस वस्तु के द्वारा घेरे गए स्थान के माप को, यानी कि एक ठोस वस्तु ने कितना स्थान घेरा है, अगर उस स्थान को आप नाप लो तो वही उस वस्तु का क्या कहलाता है, आयतन कहलाता है। जैसे कि आपने क्या करा, आपने अपने टेबल के ऊपर, मेज के ऊपर आपने अपनी एनसीईआरटी की किताब रख दी। अब एनसीईआरटी की किताब की कुछ लंबाई है, कुछ चौड़ाई है, और एनसीईआरटी की किताब की कुछ मोटाई भी है। आप जानते हो कि एनसीईआरटी की किताब की कुछ मोटाई भी है। ठीक है, तो आप यह देख पाओगे कि अगर ये आपकी एनसीईआरटी की किताब है तो इसने कुछ क्या घेर लिया है, इसने कुछ स्थान घेर लिया है। कहां पर? सर कुछ स्थान तो इसने टेबल के ऊपर, यानी कि कुछ स्थान तो इसने टेबल पे घेर लिया है, और कुछ स्थान इसकी मोटाई ने हवा में भी घेर लिया है, हवा में भी घेर लिया है। अगर आप सारा स्थान निकाल लोगे, यानी कि किसी ठोस वस्तु के द्वारा घेरे गए स्थान के माप को उस वस्तु का आयतन कहते हैं। यानी कि अगर इसने कितना स्थान घेर लिया है पूरा का पूरा आप निकाल लोगे, तो वो इस वस्तु का क्या कहलाएगा, वो इस वस्तु का आयतन कहलाएगा। बच्चे प्लीज माइक बंद, क्या कह रहे हो बच्चे, बोलो जल्दी से। अगर कोई बोल रहा है तो प्लीज जल्दी से बोलो, और अगर आप नहीं बोल रहे तो प्लीज माइक बंद रखेंगे सभी बच्चे। देखिए, तो आप कहोगे कि इसने कुछ स्थान तो टेबल पे घेर लिए मेज पर, और कुछ स्थान हवा में घेर लिए, अगर हम सारे स्थान को माप लें तो वो इस वस्तु का क्या कहलाएगा, आयतन कहलाएगा। ठीक है, अब देखते हैं कि आयतन कैसे कैसे देख सकते हो आप। आपने कहा सर ये हमें बर्फ दिखाई दे रही है, यानी कि जो बर्फ के टुकड़े हैं इन्होंने कुछ स्थान घेर रखा है, तो इन्होंने जितना भी पूरा स्थान घेर रखा है, अगर आप इसको निकाल लोगे तो ये इस बर्फ के टुकड़ों का आयतन कहलाएगा। इसी तरीके से आप यहाँ पासा देख पा रहे हो, क्यूब जो आती है खेलने वाली, तो बच्चे इसको घुमा घुमा के खेलते रहते हैं, इसने जितना भी पूरा स्थान घेर रखा है, अगर आप पूरे स्थान को माप लोगे तो वो इसका आयतन कहलाएगा। और इस बॉल ने, यानी कि बॉल तो नहीं बोलेंगे, इसको गोला बोला जाता है, स्फीयर इंग्लिश में, हिंदी में गोला और इंग्लिश में स्फीयर बोला जाता है। इसने जितना भी स्थान घेर रखा है वो आप कहोगे इसने जितना स्थान घेर रखा है, अगर उसको माप लिया जाए तो इस वस्तु का आयतन कहलाएगा। ठीक है, अब देखो आयतन में क्या होता है, हमने तो आपको बताया था कि इसके अंदर कुछ चीज भर दी जाए, तो आयतन देखो एक और तरीके से आप कैलकुलेट करते हो, वो आयतन आयतन ही होता है, पर उसको हिंदी में धारिता बोल देते हैं। क्या बोलते थे, धारिता। धारिता का मतलब क्या होता है कि अगर कोई वस्तु खोखली है, अगर कोई वस्तु खाली है, रिक्त है या खोखली है, तो उसके अभ्यंतर भरे जाने वाला द्रव, हवा या पानी,
उस वस्तु की क्या कहलाती है? कैपेसिटी, धारिता कहलाती है। जैसे कि आप जिस कमरे में बैठे हो, आप जिस कमरे में बैठे हो, इस कमरे में क्या है? ये कमरा खाली है, यानी कि खोखला कमरा है। अब आप इसके अंदर हवा भी भर सकते हो, या पानी भर सकते हो, या खुद भी आ जाते हो। तो ये सब चीज क्या कहलाएंगी? ये इस कमरे की कैपेसिटी यानी कि धारिता कहलाएगी। अब धारिता भी वही चीज है और आयतन भी वही चीज है, ठीक है। बस दोनों को अलग अलग तरीके से माना गया है। क्योंकि इस आकृति में जो आप देख पा रहे हो, इस आकृति में जो इस पासे को देख पा रहे हो, इस पासे ने कुछ स्थान घेर रखा है, जो स्थान घेर रखा है क्योंकि ठोस है, आप इसके अंदर कुछ भर नहीं सकते, लेकिन पर इसने स्थान तो घेर रखा है, तो वो आयतन कहलाएगा। लेकिन पर जब आप किसी चीज के अंदर कुछ भर सकते हो, तो वो उसकी कैपेसिटी यानी कि धारिता कहलाएगी, ठीक है। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि आपके यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिखाए गए हैं कि आप इस डब्बे के अंदर कुछ सामान भर सकते हो। तो जो सामान आप भर सकते हो, ये इस डब्बे की धारिता कहलाएगी। यानी कि इस डब्बे ने उतना ही तो स्थान घेर रखा है जितना आप इसके अंदर भर सकते हो। इसी तरीके से ये आपको क्या दिखाई देगा? बीकर दिखाई दे रहा है, जार दिखाई दे रहा है, इसकी भी कुछ धारिता है क्योंकि इसके अंदर आप कुछ द्रव या हवा भर सकते हो। इसी तरीके से आपको जग दिखाई दे रहा है, आप इसके अंदर कुछ भर सकते हो, हवा या पानी, ये इसकी धारिता कहलाएगी, ठीक है। लेकिन पर एक चीज नोट करने वाली है कि आपको इस आकृति में लिखा दिख रहा है 1 लीटर, यानी कि धारिता को नापने के लिए हम लीटर का इस्तेमाल करते हैं। क्या सिर्फ धारिता को लीटर में ही नापा जाता है? यानी कि आज हम आयतन की इकाइयों के बारे में सीखेंगे कि आयतन को किस किस इकाई में नापा जाता है, ठीक है। अब आयतन का हो या धारिता एक ही बात होती है, पर इनको मापने की जो इकाइयां होती हैं वो थोड़ी सी अलग अलग होती है, ठीक है। जैसे कि आप दूध लेने जाते हो, डब्बा लेके जाते हो, और दूध वाला उसके अंदर दूध भर के दे देता है, यानी कि वो आप क्या कहोगे? उस डब्बे की धारिता होती है, ठीक है। यानी कि कैपेसिटी होती है जो दूध भर के लेकर आते हो। लेकिन पर वो किस में देता है? कि आपको दूध वो किलोमीटर में देता है, या फिर वो आपको दूध मीटर में देता है, या फिर वो आपको दूध लीटर में देता है, या फिर वो आपको दूध मिलीलीटर में देता है। आप कहोगे सर वो या तो लीटर में देता है या मिलीलीटर में, क्योंकि आप अगर 500 मिलीलीटर लेकर आते हो, आधा लीटर, तो मिलीलीटर कहलाता है, ठीक है। यानी कि आज हम कुछ इन इकाइयों के बारे में बात करेंगे। चलिए देखते हैं क्या क्या इकाइयों के बारे में हम पढ़ेंगे। यानी कि सबसे पहले तो आप बच्चे यहाँ पर देखिए क्या चीज लिखी हुई है, कि जो आयतन का मान है वो सदैव घन मात्रक, जो आयतन होता है वो सदैव घन मात्रक यानी कि क्यूबिक यूनिट के साथ लिखा जाता है। जैसे कि सेंटीमीटर क्यूब, मिलीमीटर क्यूब। आपने ये नहीं कहा कि सर क्यूब में तो लिखा जाता है, तो कभी आपने लीटर क्यूब लिखा देखा है? कभी आपने लीटर क्यूब लिखा नहीं देखा, हमेशा लीटर ही देखा है, ठीक है। कभी आपने ऐसा लिखा है कि आप दूध लेने गए हो 500 मिलीलीटर क्यूब? नहीं। यानी कि आपने मिलीलीटर लिखा देखा है, लेकिन पर कभी आपने मिलीलीटर क्यूब नहीं लिखा दिखा। यानी कि आज इन्हीं बारों के बारे में सीखेंगे हम। यानी कि जो आयतन होता है, अब आप समझ रहे हो ना, कि जो आयतन होता है वो सदैव सेंटीमीटर क्यूब, मिलीमीटर क्यूब। क्यों? क्योंकि सर आप आयतन की अगर बात करोगे, तो जो आयतन होता है वो हम किसका निकाल लेते हैं? घन का निकाल लेते हैं, घनाभ का निकाल लेते हैं। निकालने के लिए तो हम बेलन का भी आयतन निकालते हैं, फिर शंकु का भी निकालते हैं। तो आप एक चीज नोट करोगे, जब हम घन का आयतन की बात करते हैं, तो आप कहोगे सर घन के अंदर इसकी कुछ लंबाई होती है, यानी कि वो मीटर में नापी जा सकती है, सेंटीमीटर में नापी जा सकती है, मिलीमीटर में नापी जा सकती है। सही बात है सर। इसकी कुछ चौड़ाई होती है, सर वो या तो मीटर में हो सकती है, सेंटीमीटर में हो सकती है, मिलीमीटर में हो सकती है, किलोमीटर में हो सकती है। सर इसकी कुछ ऊंचाई भी तो होती है, सर वो मीटर में हो सकती है, सेंटीमीटर में हो सकती है, मिलीमीटर में हो सकती है। यानी कि 3 विमाएं हैं। जब हम किसकी बात करेंगे? आयतन की, तो 3 विमाएं होंगी, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। क्योंकि जब हमने दो चीजें पढ़ी थी, सबसे पहले जब हमने क्षेत्रमिति स्टार्ट की थी, तो सबसे पहले हमने लंबाई के मात्रक पढ़े थे। क्या पढ़े थे? लंबाई की मात्रक, सॉरी, लंबाई की इकाइयां पढ़ी थी। कि जो लंबाई होती है, जो लंबाई होती है, उसको हमने कुछ इस तरीके से नापा था कि सर लंबाई को किलोमीटर में नापते हैं, हेक्टोमीटर में नापते हैं, सर इसको हम डेकामीटर में नापते हैं, सर इसको हम मीटर में नापते हैं, इसको सर हम डेसीमीटर में नापते हैं, इसको सर हम सेंटीमीटर में नापते हैं, और इसको हम मिलीमीटर में नापते हैं। सभी को याद होगा ये टेबल, हमने आपको याद कराया था कि जो लंबाई की इकाई होती है वो किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर होता है, ठीक है। ये तो हो गई एक इकाई। फिर हमने सर क्षेत्रफल की इकाइयों के बारे में पढ़ा था, कि जो क्षेत्रफल होता है, सर हमने मीटर स्क्वायर में पढ़ा, सेंटीमीटर स्क्वायर में पढ़ा, मिलीमीटर स्क्वायर में पढ़ा, पढ़ा नहीं पढ़ा? तो ऐसे ही हम अगर आयतन की बात करें, तो पहले हमारे पास में लंबाई आई, फिर क्षेत्रफल आया, और अगर हम आयतन की इकाइयों की बात करें, तो इसमें क्यूब लग जाएगा, मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, मिलीमीटर क्यूब। इसीलिए लिखा गया है कि जो आयतन होता है वो सेंटीमीटर क्यूब,
मिलीमीटर क्यूब या फिर किलोमीटर क्यूब, कुछ इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, तो इतना आप समझ में आ गया होगा कि सर लंबाई के इकाइयां होती है किलोमीटर, हेक्टोमीटर। इसी तरीके से क्षेत्रफल होता है सर मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर। तो सर आयतन होता है मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब और मिलीमीटर क्यूब के अंदर। ठीक है, चलिए अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। अब देखो आयतन की जो इकाइयां है वो तो हमने जस्ट अभी पढ़ी कि सर आयतन मिलीमीटर क्यूब में निकाला जा सकता है, सर आयतन सेंटीमीटर क्यूब में निकाला जा सकता है, आयतन मीटर क्यूब में निकाला जा सकता है। लेकिन पर जो धारिता, यानी कि धारिता क्या होती है, किसी के अंदर भरी गई चीज। जैसे कि आप डब्बा लेके गए और दूध वाले ने दूध भर के दे दिया। आप दुकान पर गए और दुकान पर जाने के बाद आपने कोल्ड ड्रिंक मांगी और आपने कभी कहा कि हमें 2 मीटर क्यूब की कोल्ड ड्रिंक दे दो, हमें 2 सेंटीमीटर क्यूब की कोल्ड ड्रिंक दे दो। आप कहते हो नहीं, हमें कोल्ड ड्रिंक चाहिए 2 लीटर की दे दो, 1 लीटर की दे दो, आधे यानी कि 500 ml की दे दो, कुछ इस तरीके से मांगी जाती है कोल्ड ड्रिंक। यानी कि जो चीज किसी के अंदर भर के दी जाती है, तेल का पैकेट, घी का पैकेट, ये सब आपको धारिता यानी कि वो आपको कैपेसिटी के बारे में बताया जाता है। यानी कि आप ml यानी कि मिलीलीटर में लेकर आते हो। ml आपने देखा होगा, जो आपको इंजेक्शन लगाया जाता है, बहुत डर लगता है सुई इंजेक्शन से, तो जो आपको इंजेक्शन लगाया जाता है वो ml में लगाया जाता है। 2 ml, 2.5 ml, 5 ml, कुछ इस, और 5 ml बहुत बड़ा इंजेक्शन हो जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें लीटर की, आप जो दूध लेकर आते हो, जो कोल्ड ड्रिंक लेकर आते हो, वो सभी आप लीटर में लेकर आते हो। किलोलीटर एक बड़ी इकाई है, किलोलीटर एक बड़ी इकाई है। ठीक है, चलिए इतना सभी को समझ में आ गया होगा कि धारिता की इकाइयां और आयतन की इकाइयां कैसे होती है। लेकिन पर आज हम इनके बारे में तो संबंध पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे कि एक आयतन की इकाई को दूसरे आयतन की इकाई में कैसे बदलते हैं, या धारिता की इकाई को दूसरे धारिता में कैसे बदलते हैं। आज हम इनका ये वाला संबंध भी पढ़ेंगे कि हम आयतन की इकाइयों से धारिता की इकाइयों में कैसे जाते हैं, हम आयतन की इकाइयों से धारिता की इकाइयों में कैसे जाते हैं, या धारिता की इकाइयों से हम आयतन की इकाई में कैसे आते हैं। ठीक है, आज हम इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि सबसे पहले हम पढ़ेंगे आयतन की इकाइयों का रूपांतरण। सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे हम, आयतन की इकाइयों का रूपांतरण। ठीक है, हम एक बार रिपीट कर देते हैं। देखिए बच्चे, आपने आयतन की इकाइयां सुनी होंगी कि जो आयतन होता है वो मिलीमीटर क्यूब में, सेंटीमीटर क्यूब में और मीटर क्यूब में निकाला जाता है। क्यों? क्योंकि आपको हमने जस्ट अभी बताया था पीछे वाली स्लाइड पर ही, इस वाली स्लाइड पर ये रहा कि लंबाइयां इसमें निकाली जाती थी, क्षेत्रफल इसमें निकाला जाता था, तो आयतन इसमें निकाला जाता है। क्योंकि लंबाइयां एकमात्र इसमें सिर्फ एक डायमेंशन होती है, क्षेत्रफल में 2 डायमेंशन यानी कि 2 विमाएं होती हैं, और आयतन में 3D यानी कि 3 विमाएं होती हैं। तो इन सभी के ऊपर क्यूब लग जाता है। ठीक है बच्चे, फिर हमने ये चीज पता लग गई कि हाँ, कि जो हमारे पास में आयतन होता है वो मिलीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब और मीटर क्यूब में निकाला जाएगा। लेकिन पर जब धारिता की बात की जाती है, यानी कि आप दूध लेने जाते हो तो आपको जो दूध मिलता है वो लीटर में मिलता है या फिर ml में मिलता है। जब आप कोल्ड ड्रिंक लेने जाते हो तो आप कहते हो 1 लीटर की कोल्ड ड्रिंक दे दो या 2 लीटर की दे दो, कभी आप ये नहीं कहते कि 2 मीटर क्यूब की कोल्ड ड्रिंक दे दो। यानी कि आप हमेशा लीटर मिलीलीटर में ही मांगते हो। ये धारिता होती है। तो इस चैप्टर में हम यही चीज पढ़ेंगे कि इनको आपस में कैसे बदलते हैं, कि इनको आपस में कैसे बदलते हैं। और हम इनको ऐसे भी सीखेंगे कि आयतन की इकाइयों से धारिता की इकाई और धारिता की इकाई से आयतन की इकाइयों में कैसे जाते हैं। ठीक है बच्चे, चलिए अभी तक हमने कुछ पढ़ा नहीं था, अब हम सीखेंगे कन्वर्ट करते कैसे, यानी कि आयतन की इकाइयों का रूपांतरण हम लोग कैसे करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहले तो आप ये जानो कि सर हमने लंबाई की इकाइयां पढ़ी थी। इंग्लिश में क्यों लिख रहे हैं बार बार, हम हिंदी में लिखेंगे। हमने लंबाई की इकाइयों के बारे में पढ़ा था कि सर लंबाई होती है किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर में। कितने बच्चों को याद है, कितने बच्चों को याद है कि जब आप मीटर से सेंटीमीटर में जाते हो तो आप कहोगे सर एक और एक दो, दो गैप है, तो सर हम 100 से गुणा करेंगे। और जब हम उल्टे आते हैं तो सर 2 गैप है, हम 100 से भाग करेंगे। कितने बच्चों को याद है? सभी को याद है? ठीक है, ये तो होगी सर लंबाई की बात। चलिए अगर हम क्षेत्रफल की बात करें, अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो सर क्षेत्रफल में मोटा मोटा सीख लेते हैं जो काम का है हमारा। जैसे कि सर हमारी ये इकाई काम की नहीं आई, ये काम नहीं आई, ये काम नहीं सर, एक तो हमें मीटर काम आया, फिर सर हमें डेसीमीटर काम नहीं आया, फिर हमें सेंटीमीटर काम आया और फिर हमें मिलीमीटर काम आया क्षेत्रफल में। ठीक है, अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो सर मीटर नहीं मीटर स्क्वायर लिखा होगा,
सर सेंटीमीटर नहीं सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा होगा, और मिलीमीटर नहीं मिलीमीटर स्क्वायर लिखा होगा। तो अब आप हमें बताइए कितने बच्चों को याद है, कितने बच्चों को याद है कि जब हम मीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर में जाते हैं, तो आप कहोगे सर मीटर से सेंटीमीटर में जाते वक्त हमने 100 से गुणा करी, तो हमने सर मीटर का स्क्वायर कर दिया, इसका भी स्क्वायर कर दिया, तो सर हमें गुणा भी किससे करनी पड़ेगी, 100 का स्क्वायर, यानी कि सर हमें 10,000 से गुणा करनी पड़ेगी। ठीक है। और इसी तरीके से जब हम लोग उल्टे आएंगे, तो आप कहोगे सर सब सेंटीमीटर स्क्वायर से मिलीमीटर मीटर स्क्वायर में आते हैं, तो सर हम 10,000 से भाग करते हैं। ठीक है। चलिए, काफी सारे बच्चों को याद है, वेरी गुड। अगर इसी चीज को हम आयतन में देखने लगे, अगर इसी चीज को हम आयतन में देखने लगे, तो आयतन में कैसे देखेंगे? तो आप कहोगे ठीक है सर, इतना तो समझ में आ गया कि आयतन के लिए हम लंबाई की कुछ इकाइयों को देख लेते हैं, सिर्फ मीटर को देख लेते हैं। सर मीटर के बाद में डेसीमीटर आता है, डेसीमीटर के बाद में सेंटीमीटर आता है, और सेंटीमीटर के मिलीमीटर आता है। लेकिन पर हमारा सर सेंटीमीटर के बाद में ये क्या नाम है डेसीमीटर काम करनी है, तो कट लगा देंगे, बट समझ में आ जाएगा हमें कि अगर हम आयतन की बात करें, सर अगर हम आयतन की बात करें, तो आयतन तो सर मीटर क्यूब में लिखा जाएगा, सर आयतन तो सेंटीमीटर क्यूब में लिखा जाएगा, और सर आयतन तो मिलीमीटर क्यूब में लिखा जाएगा। तो आप कहोगे सर मीटर से सेंटीमीटर में जाते वक्त सर हमने 100 से गुणा करी थी, 100 से क्यों? क्योंकि एक और एक दो गैप थे, तो हमने सर इसका क्यूब कर दिया, हमने सर इसका भी क्यूब कर दिया। तो हम मीटर क्यूब से सेंटीमीटर में क्यूब में जाते वक्त तो 100 का क्यूब कर देंगे, 100 का क्यूब कितना होगा, 100 गुणा 100 गुणा 100, यानी कि आपके पास में आ जाएंगी 6 जीरो, यानी कि आपको 6 जीरो से गुणा करनी पड़ेगी। और जब आप उल्टे आओगे, तो सर आपको 6 जीरो से भाग करना पड़ेगा। इतना कितने बच्चों को समझ में आ गया है? वो जल्दी से वाई टाइप करो कि हाँ सर हमें समझ में आ गया है कि जब हम जाएंगे मीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब में, तो हमें 6 जीरो से गुणा करनी है, और जब हम उल्टे आएंगे तो हमें 6 जीरो से भाग करना है। ठीक इसी प्रकार जब हम सेंटीमीटर से मिलीमीटर में जाएंगे, तो सर हम 100 से 10 से गुणा करते हैं। लेकिन पर जब हम सेंटीमीटर क्यूब से मिलीमीटर क्यूब में जाएंगे, तो सर हम 10 का क्यूब, 10 का क्यूब क्यों? क्योंकि हमने सेंटीमीटर का क्यूब कर दिया है, मिलीमीटर का क्यूब कर दिया है, तो सर हम 10 का क्यूब कर देंगे। 10 का क्यूब कितना होता है, 10 गुणा 10 गुणा 10 हजार होता है, यानी कि सर हम 1000 से गुणा करेंगे। और जब हम उल्टे आएंगे, तो सर हम क्या करेंगे, सर हम 1000 से भाग करेंगे। इतना अगर सभी को समझ में आ गया है, तो एक बार जल्दी से वाई टाइप कर दो कि हाँ सर हमें इतना समझ में आ गया है। ठीक है। चलिए, ये तो हो गई गुणा और भाग करने वाली बात, लेकिन पर किसको करेंगे? मान लो हमने एक एग्जांपल ही आपको दे दिया कि एक बात बताइए कि पूछ लेते, बताइए 7 मीटर क्यूब में कितने सेंटीमीटर क्यूब होंगे? बताइए 7 मीटर क्यूब में कितने सेंटीमीटर क्यूब होंगे? टाइप करो जल्दी से, 7 मीटर क्यूब में कितने सेंटीमीटर क्यूब होंगे? ठीक है। आपने कहा सर बहुत आसान है कि मीटर क्यूब से जब सेंटीमीटर क्यूब में जाते हैं, तो सर गुणा करते हैं 6 जीरो से, दो दो चार दो छः। पर किसको गुणा करते हैं? सर सामने लिखे हुए नंबर को ही गुणा करते हैं, कि इसको गुणा कर देंगे 1 2 3 4 5 6 से, तो आ जाएगा 7 के बाद में 6 जीरो। ठीक है। और अगर हमसे उल्टा पूछ लिया जाए, उल्टा कैसे पूछ लिया जाए कि ये बताइए, देखो इसमें 9 जीरो है, 11 के बाद में 9 जीरो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब आप बताओ इतने सेंटीमीटर क्यूब में, बताओ कितने मीटर क्यूब होते हैं? देखो 9 जीरो है, हमने पहले बता दिया, 3 3 6 3 9 जीरो। बताओ कितना आंसर आएगा, कितने मीटर क्यूब? आप कहोगे सर ये भी आसान है, वेरी गुड, आंसर आ गया है। आप कहोगे सर आते वक्त सेंटीमीटर क्यूब से मीटर क्यूब, सर ये रहा सेंटीमीटर क्यूब, ये रहा मीटर क्यूब, उल्टे आते वक्त सर हम 6 जीरो से भाग करेंगे, किसको? सर इसी नंबर को 6 जीरो से भाग कर देंगे, 1 2 3 4 5 6। जब हम इसको 6 जीरो से भाग करेंगे, तो सर 6 जीरो कट जाएगी, 1 2 3 4 5 6, यानी कि कितना बच गया हमारे पास में, 11,000 मीटर क्यूब। कितना बच गया हमारे पास में? अरे बच्चे 100 नहीं आएगा, देखो कितना लिखा हुआ था, 11,000 मीटर क्यूब, क्योंकि 6 जीरो ही तो कटेंगी। समझ में आया सभी को? अगर समझ में आ गया तो वाई टाइप कर दो, हाँ सर समझ में आ गया, कि इसी नंबर को भाग कर देते हैं हम उतने जीरो से। ठीक है।
चलिए, वेरी गुड, सभी को समझ में आ गया। तो अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे। ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये हमने आपको समझा दिया है कि मीटर क्यूब से सेंटीमीटर में क्यूब में जाते वक्त आपको 6 जीरो से गुणा करनी होगी। 6 जीरो क्यों? क्योंकि आपने 100 का क्यूब किया है। इसी तरह सेंटीमीटर क्यूब से मिलीमीटर क्यूब में आपको जाने के लिए 1000 से गुणा करनी होगी। क्यों? क्योंकि आपने 10 का क्यूब किया है और ये आपने उल्टा किया है। तो आप यहाँ पर इसके कन्वर्जन ऑफ वॉल्यूम को समझ सकते हो, क्योंकि हमने आपको वो टेबल में समझा दिया है। ठीक है, चलिए। अब आप यहां पर ध्यान देना थोड़ा सा, क्योंकि ये बात आ गई धारिता की। यानी कि हम कन्वर्जन करेंगे अब धारिताओं के बीच में और किसके बीच में? आपके आयतन के बारे में। यानी कि जो आयतन की जो हमारे पास में इकाई है और जो धारिता की इकाई है। तो धारिता की इकाई आप जानते हो कि जो धारिता की इकाई होती है कौन सी होगी आपके पास में? अभी दिखाई थी सर, ये रही धारिता की इकाई। कि सर धारिता की जो इकाई होगी वो मिलीलीटर, लीटर और किलोलीटर होगी। तो अब हम कन्वर्जन देखेंगे इनके आपस में। तो सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद में सबसे पहले हम आपको बताएंगे, जो आपको याद करना है, जो लास्ट में लिखा है चौथा नंबर, वो आपको सबसे पहले याद करना है। कि सर 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं, ऐसे याद करो। 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं। कोई आपसे पूछने लगे, बताओ जरा 7 मीटर क्यूब में कितने लीटर होंगे? बताओ जरा 7 मीटर क्यूब में कितने लीटर होंगे? आपने कहा सर 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं। तो 7 मीटर क्यूब में, यानी कि आपने सर 7 से गुणा कर देनी है। इधर 7 से गुणा करोगे तो सर 7000 लीटर हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया सभी को? ठीक है। यानी कि आपको याद करना है जो लाल पेन से लिखा गया है कि 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं, सबसे पहले। दूसरा जो आपको याद करना है वो आपको ऐसे याद करना है। ठीक है, समझ में आ गया? वेरी गुड, सभी को समझ में आ गया। ठीक है, अब जो दूसरे सॉरी तीसरे नंबर पे लिखा हुआ है, अब आपको वो याद करना है। अच्छा, इसका मतलब भी समझ लो। पहले हम थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। 1 मीटर क्यूब का मतलब है कि एक ऐसा कमरा जो घन के आकार का है, उसकी लंबाई भी 1 मीटर है, उसकी लंबाई भी 1 मीटर है, उसकी चौड़ाई भी 1 मीटर है, और उसकी ऊंचाई भी 1 मीटर है। तो अगर आपने एक ऐसा कमरा बना दिया जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 1 मीटर है। अरे आप खेतों में देखते होगे ट्वेल लगी होती है, ट्वेल के साथ में होदी बनी होती है जिसमें बच्चे नहा रहे होते हैं। अब जिसमें बच्चे नहा रहे होते हैं, सर वो कुछ इस प्रकार की बनी हुई होदी होती है कि लंबाई होती है, चौड़ाई होती है, और उसकी कुछ ऊंचाई भी होती है। लेकिन पर आप देखो, इस लंबाई को नापने के लिए हमने मीटर का इस्तेमाल किया, चौड़ाई को नापने के लिए मीटर का इस्तेमाल किया, गहराई को ऊंचाई को नापने के लिए हमने मीटर का इस्तेमाल किया। तो पानी इसमें लीटर में कैसे आ गया? यानी कि हमें इसीलिए तो याद करना पड़ेगा कि 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं। यानी कि अगर आपने एक ऐसी होदी बना दी जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 1 1 मीटर है, तो सर उसके अंदर पानी कितना भर दोगे आप पाइप से? उसके अंदर 1000 लीटर पानी भर दोगे। ठीक है, ये जरूर याद रखना है आपको। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अगर 1 1 मीटर है किसी घन की, तो उसके अंदर कितना पानी आ जाएगा? उसके अंदर 1000 लीटर पानी आ जाएगा। अब और समझते हैं, क्योंकि सर ये तो मीटर बहुत बड़ा हो गया। अगर हम बात करें कि सर हमारी डिब्बा में तो जो स्कूल की ज्योमेट्री बॉक्स होती है सर, उसमें फीटा आता है, स्केल ही निकलता है, और इसमें तो सर 15 सेंटीमीटर तक ही होता है। अब आप उसके बारे में भी समझ लो कि अगर आपने स्केल से नापा 10 सेंटीमीटर, कितना नापा स्केल से आपने? 10 सेंटीमीटर। यानी कि 10 सेंटीमीटर लंबा स्केल से नाप के, 10 सेंटीमीटर चौड़ा, यानी कि लंबाई के बाद में आपने लिखा है सर चौड़ाई भी 10 सेंटीमीटर है, और 10 सेंटीमीटर गहरा या ऊंचा। अगर आपने एक छोटा सा अपने लिए कुछ बना लिया 10 10 सेंटीमीटर नाप के, तो आप कहोगे सर 10 गुणा 10 गुणा 10, आप कहोगे सर 1000 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। अभी समझो, वो आप समझ जाओगे कि हमने 10 गुणा 10 गुणा 10 क्यों किया है। अभी आप समझ जाओ कि सर 10 सेंटीमीटर लंबा था, 10 सेंटीमीटर चौड़ा था, 10 सेंटीमीटर ऊंचा था। तो 10 गुणा 10 गुणा 10 1000 हो गया। और सेंटीमीटर 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 3 बार आया। तो 10 यानी कि हो गया हमारे पास में 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो सर इस छोटे से डब्बे के अंदर जो हमारा स्केल से नापकर बनाया गया है, सर सिर्फ 1 लीटर पानी आ सकता है। कितना पानी आ सकता है? सिर्फ 1 लीटर। क्यों? क्योंकि आपने छोटी सी होदी बनाई है जो कि सिर्फ आपके स्केल से नापी गई थी 10 10 सेंटीमीटर। यानी कि आप कहोगे सर 1000 सेंटीमीटर क्यूब 1 लीटर बनाता है। ठीक है, यानी कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब 1 लीटर बनाता है। अगर आप लोगों को इतना समझ में आ गया है, तो आप जल्दी से एक बार वाई टाइप करो कि हाँ सर हमें समझ में आ गया है कि अगर हम सर छोटी सी होदी बना दें जिसमें बच्चे नहाते हैं, 10 10 सेंटीमीटर लंबी चौड़ी ऊंची, तो सर उसके अंदर पानी आएगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि सर 1 लीटर पानी ही आ पाएगा। ठीक है, चलिए। इनका उल्टा भी याद रखना,
कभी आपसे कोई पूछने लगे बताओ 4 लीटर में कितने सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, तो आप कहोगे सर ये तो आपने पढ़ाया ही नहीं। पढ़ाया है बच्चे। आप कह सकते हो ना कि 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। तो सर 4 लीटर में पूछा गया है तो 4 से गुणा कर दो, तो आप कह दोगे सर 4000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। ठीक है। चलिए इतना समझ में आ गया सभी को। वेरी गुड। तो ये दो कन्वर्जन आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ये कन्वर्जन क्यों जरूरी है? ये इसलिए जरूरी है क्योंकि ये आपको आयतन से धारिता पर लेकर जाते हैं। किस पर लेकर जाते हैं? आयतन से धारिता पर। क्योंकि एक तरफ मीटर सेंटीमीटर किलोमीटर लिखा हुआ है, एक तरफ लीटर मिलीलीटर लिखा हुआ है। अब बाकी जो आपके 1 और 2 बचे हुए हैं, ये सिर्फ आपके धारिता में है कि 1 लीटर में 1000 ml होते हैं। सभी को पता है 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं। भाई आप सब्जी लेने जाते हो, मम्मी ने कहा 1 किलो आलू लेकर आना, तो आपने कहा 1 किलो में कितने होते हैं हमारे पास में? 1000 ग्राम होते हैं। इसी तरीके से मम्मी ने कहा 1 लीटर दूध लेकर आना, तो आप कहोगे सर इसमें 1000 ग्राम तो नहीं होते पर इसके अंदर मिलीलीटर जरूर होते हैं। ठीक है। यानी कि जैसे 1 किलो आलू में 1000 ग्राम होते हैं, इसी तरीके से 1 लीटर दूध के अंदर 1000 मिलीलीटर होते हैं। ठीक है बच्चे, तो आप ये चीज याद कर लेना। बस इतना ही जरूरी है, बाकी कोई खास जरूरी नहीं है। और एक लिखा है 1 ml बराबर 1 सेंटीमीटर क्यूब। ये आप याद करो तो याद कर लेना, ना भी याद करोगे तब भी काम चल जाएगा कि 1 ml बराबर 1 सेंटीमीटर क्यूब। यानी कि आपको जो स्केल होता है उस पर कुछ नंबर लिखे होते हैं, 1 2 3 4 5। अगर उसमें से आप 1 सेंटीमीटर काट लो, 1 सेंटीमीटर लंबा, 1 सेंटीमीटर चौड़ा, 1 सेंटीमीटर ऊंचा, जो आपके हाथ में भी नहीं आए, तो उसके अंदर कितना इंजेक्शन आ सकता है? आप कहोगे सर उसके अंदर 1 ml इंजेक्शन आ सकता है, जो आपको लगाया जाता है, सुई जिसे बोलते हो। तो जब आप एक छोटा सा क्यूब काट लोगे, एक छोटा सा घन काट लोगे, तो उसके अंदर सर 1 ml आ सकता है। यानी कि 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 ml। ठीक है। चलिए इतना आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं कि कितना कितने बच्चों को समझ में आया है। चलिए प्रश्न नंबर 52 आप लोगों के सामने है। क्योंकि जब तक आप प्रश्न नहीं करोगे, जब तक आप सवाल नहीं करोगे, तो जब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि करना क्या है। चलिए, आपका चैट सेक्शन हमने कर दिया है बंद, और पोल सेक्शन के अंदर हमने रख दिया प्रश्न नंबर 52 को। आपको हम थोड़ा सा बता देते हैं कि आपसे पूछा क्या गया है। आपसे छोटा सा पूछा गया है कि बताइए 40 सेंटीमीटर क्यूब में बता दो कितने मिलीमीटर क्यूब होते हैं। अगर आपको वो टेबल याद है, कौन सा टेबल? कि सर एक तो होता है मीटर, एक होता है हमारे पास में सेंटीमीटर, और एक होता है मिलीमीटर। और आप जानते हो कि सर सेंटीमीटर से मिलीमीटर में जाने के लिए हम 10 से गुणा करते हैं। हम 10 से गुणा करते हैं। तो हम सेंटीमीटर क्यूब से मिलीमीटर में क्यूब में जाने के लिए सर 10 से तो गुणा नहीं करेंगे। बताओ कितने से गुणा करेंगे? आप उससे गुणा करो और आंसर यहाँ पे लिखो कि कितना आएगा। ठीक है। चलिए, सभी के पास में पोल सेक्शन ऑन कर दिया गया है। तो जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन आता है वो उसको जल्दी से हल करें, और हल करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। चलिए, ज्यादा बड़ा सवाल नहीं है, आपके पास में 20 ही सेकंड है। क्योंकि सिर्फ आपको कुछ करना ही है, गुणा करना है सिर्फ, कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में, यानी कि जब आप सेंटीमीटर से मिलीमीटर में जाते हैं तो आप 10 से गुणा करते हैं। लेकिन फिर जब आपने क्यूब कर दिया, कि जब आप सेंटीमीटर क्यूब से मिलीमीटर क्यूब में जाओगे, सॉरी गलत लिख दिया आपने, मीटर क्यूब लिख दिया है, सॉरी गलती से, ये मिलीमीटर क्यूब है। कि जब आप मिलीमीटर क्यूब में जाओगे तो आप कितने से गुणा करोगे? उतने से गुणा करके आंसर बताइए कितना आ जाएगा। चलिए, अब आप लोगों के पास में आखिरी 5 सेकंड है, क्योंकि काफी सारे बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर आंसर कर दिया है। तो बाकी बच्चे भी जल्दी से कीजिए। 5 4 3 2 1। चलिए, अब आप लोगों का पोल सेक्शन तो किया जाता है बंद, और अब आप लोगों को चैट सेक्शन किया जाता है ऑन। तो जिन बच्चों के पास में पोल ऑप्शन नहीं आता है, या जो बच्चे पोल सेक्शन के अंदर आंसर नहीं कर पाए थे, वो जल्दी से जाइए चैट सेक्शन में, अपनी तरफ से सही आंसर भेजिए। सभी बच्चे भेजेंगे आंसर, कोई बच्चा ऐसा नहीं करेगा। ठीक है। अभी कशिश का आंसर आया है। ठीक है, नैन्सी का भी आ गया, काफी सारे बच्चों का आंसर आ गया है अब। ठीक है, अब सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर, देखिए सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। हम कुछ समझा रहे थे और हम फिर से समझा देते हैं, क्योंकि कुछ बच्चों के ऑप्शन में गड़बड़ हो गई है थोड़ी सी। देखिए, आपने कहा सर सेंटीमीटर क्यूब से हमें मिलीमीटर क्यूब में जाना है, और हमें एक टेबल याद है
क्या टेबल याद है हमें? हमें टेबल ये याद है कि एक होता है सेंटीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर से क्यों लिख रहे हैं, हम थोड़ा बड़ा टेबल लिख देते हैं कि सर एक होता है मीटर, एक होता है हमारे पास में डेसीमीटर, एक होता है सेंटीमीटर, और एक होता है मिलीमीटर। क्योंकि इतना टेबल बच्चों को याद रहता है तो सीक्वेंस बनी रहती है। तो आपने कहा सर हमें जाना है सेंटीमीटर से मिलीमीटर में, तो आपने कहा सर 10 से गुणा करते हैं। लेकिन पर जब हम सेंटीमीटर क्यूब से, यानी कि आपने इसका क्यूब किया, जब हम इसका क्यूब यानी कि मिलीमीटर क्यूब में जाएंगे, तो सर हमें कितने से गुणा करनी पड़ेगी? सर हमने सभी जगह क्यूब कर दिया है, तो हम 10 का भी क्यूब कर देंगे, यानी कि हमें 1000 से गुणा करनी पड़ेगी। पर 1000 से गुणा किस में करेंगे? सर सामने लिखे हुए नंबर में हम 1000 से गुणा करेंगे। यानी कि जब 40 में आप 1000 से गुणा करोगे तो आपको कितनी जीरो मिलेगी? 3 और एक 4, यानी कि 4 के बाद में 4 जीरो। अब देख लो यहाँ तो दो ही जीरो है, सर यहाँ तो एक ही जीरो है, सर यहाँ 3 जीरो है। आप कहोगे ऑप्शन डी सही है जिसके अंदर 4 जीरो है। ठीक है, चलिए इतना सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए, अगर सभी को समझ में आ गया है तो हम चलते हैं आगे। अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आया है तो वो माइक ओपन करके बोल सकते हैं, वरना तो हम लोग चल रहे हैं आगे। 53 नंबर आप लोगों के सामने, आप लोगों का चैट सेक्शन कर दिया गया है बंद, और आप लोगों के पोल सेक्शन में रख दिया गया है क्वेश्चन नंबर 53। हम आपको समझा देते हैं कि क्या चीज दी गई है आपको 53 में। देखिए, शायद बच्चों को जीरो करने में दिक्कत हो सकती है, तो हम गिन के बता देते हैं। लिखा है 3, 2 5, 2 7, 2 9। यानी कि सर 3 लिखा हुआ है और 3 के पीछे 9 जीरो, 2, 2 4, 2 6, और 3 9। फिर लिखा हुआ है मिलीमीटर क्यूब, फिर लिखा हुआ है मिलीमीटर क्यूब, और पूछा गया कि आंसर बताइए किसमें? मीटर क्यूब में। यानी कि आंसर पूछा गया आपसे मीटर क्यूब के अंदर। तो आप जानते हो, हम थोड़ा सा फिर से आप लोगों को हिंट करते हैं, देखते हैं सही कर पाते हो या नहीं। कि सर एक तो होता है मीटर, एक होता है हमारे पास में डेसीमीटर, एक होता है सेंटीमीटर, और एक होता है मिलीमीटर। तो हमें मिलीमीटर से मीटर क्यूब में जाना है, यानी कि सर हमें उल्टा आना है मिलीमीटर से मीटर क्यूब में। जब हम मिलीमीटर से मीटर क्यूब में आएंगे, सॉरी मिलीमीटर से मीटर में आएंगे, तो सर हमें एक गैप, दो गैप, तीन गैप, सर हमें तीन गैप मिलेंगे। यानी कि हमें 1000 से भाग करना पड़ता है जब हम मिलीमीटर से मीटर में आते हैं। पर हमें क्या करना है सर? क्यूब में आना है। अगर क्यूब में आना है तो आप हमें बताइए मिलीमीटर से मीटर क्यूब में आते वक्त हम कितने से भाग करेंगे, और भाग करने के बाद में हमारा कितना आंसर आ जाएगा। चलिए, ये पर्सन आप लोगों के लिए हमने पोल सेक्शन में रखा हुआ है, तो जिन बच्चों को समझ में आ गया है तो वो जल्दी से हल करके पोल सेक्शन के अंदर वोट कर सकते हैं। सभी बच्चे, ज्यादा बड़ा काम नहीं है, सिर्फ आपको जीरो मतलब जीरो ही देखनी है। तो बस देखिए, और आपके लोगों के पास में आखिरी 20 सेकंड है कि सभी बच्चे इसको जल्दी से हल कीजिए, और हल करने के बाद में पोल सेक्शन के अंदर जल्दी से वोट कीजिए कि इसका आंसर कितना आएगा। चलिए, और अब आप लोगों के पास में आखिरी 10 सेकंड है। अब आप लोगों के पास में आखिरी 10 सेकंड है, किसी बच्चे इसको जल्दी से हल कीजिए, हल करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। आप लोगों के पास में आखिरी 5 सेकंड है। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, अब आप लोगों का पोल सेक्शन किया जाता है बंद, और आप लोगों का चैट सेक्शन किया जाता है ऑन। तो जिन बच्चों के पास में पोल ऑप्शन नहीं आता है, या जो बच्चे पोल सेक्शन के अंदर आंसर नहीं कर पाए थे किसी वजह से, वो जल्दी से जाइए चैट सेक्शन में। ठीक है, कशिश का आंसर तो ठीक है। हाँ, कुछ बच्चों के आंसर में गड़बड़ हो गई। रोजी का आंसर ठीक है। चलिए, अब सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। देखिए, बहुत ही आसान सवाल था, बस आपको जीरो गिननी थी। देखिए, अब सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर, कोई बच्चा टाइप नहीं करेगा, जिसकी जो जो गलतियां हैं वो सामने दिखेंगी अब। सर इसके अंदर लिखा है 3, और 3 के बाद में लिखिए 9 जीरो, 2, 2 4, 2 6, और 3 9। लिखा है मिलीमीटर क्यूब, और सर आंसर पूछा गया है मीटर क्यूब के अंदर। चलिए, हमने आपको हिंट भी दिया था कि सर एक होता है मीटर, एक होता है हमारे पास में डेसीमीटर, एक होता है हमारे पास में सेंटीमीटर, और एक होता है हमारे पास में मिलीमीटर। जब आप मिलीमीटर से मीटर में आते हो तो सर एक, दो, तीन गैप आते हैं, और उल्टे आते वक्त हम 1000 से भाग करते हैं। लेकिन पर जब हम मीटर क्यूब में आएंगे
कहाँ से? मिलीमीटर क्यूब से। तो आपने यहाँ भी क्यूब किया, आपने यहाँ भी क्यूब किया, तो आप इसका भी क्यूब ही कर दोगे। कि सर हम किससे भाग करेंगे? सर हम भाग करेंगे 1000 का क्यूब। और 1000 का क्यूब कितना होगा? 1000 गुणा 1000 गुणा 1000, ये तो 1000 का क्यूब होगा। और जब 1000 का आप क्यूब निकालोगे तो तीन, तीन छः, और तीन नौ, यानी कि आपको एक के बाद में 9 जीरो लिखनी है। दो, दो चार, दो छः, और तीन नौ, यानी कि आप इतनी जीरो से भाग कर दोगे। किसको भाग कर दोगे? सर सामने लिखे हुए नंबर को ही तो भाग करेंगे 9 जीरो से। और 9 जीरो से 9 की 9 जीरो कट जाएगी। आंसर कितना आ जाएगा? 3 मीटर क्यूब। अगर आप लोगों को समझ में आ गया है कि सर 1000 का क्यूब एक के बाद में 9 जीरो होता है, 9 जीरो से 9 जीरो कट जाएंगी, और आंसर आ जाएगा 3 मीटर क्यूब। तो जल्दी से वाई टाइप करो कि हाँ सर हमें समझ में आ गया कि हमने गलती की थी कहीं ना कहीं। ठीक है, चलिए, यानी कि इसका आंसर कौन सा होगा? आंसर ए इसका सही होगा। और हम चलते हैं हम लोग आगे। आप लोगों के सामने प्रश्न नंबर 54 है। और हमने आप लोगों का कर दिया है चैट सेक्शन बंद, और हमने पोल सेक्शन के अंदर रख दिया है प्रश्न नंबर 54। देखते हैं कितने बच्चों का सही होता है ये भी क्वेश्चन। बहुत ही आसान सवाल है, 20 से 30 सेकंड का ही सवाल है। देखिए क्या लिखा है, 40 मीटर क्यूब को लीटर में बदलिए। यानी कि आपसे पूछा गया है कि आपके पास में 40 मीटर क्यूब है, और बताओ आपके पास में कितने लीटर हो जाएंगे। आज ही आपको याद कराया था कि 1 मीटर क्यूब में 10 लीटर होते हैं, और बताया था अगर होदी की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 1-1 मीटर बना दी जाए, जिसमें आप नहाते हो, तो उस होदी के अंदर कितना पानी आ जाएगा। अब आप हिंट ले सकते हो, नंबर तो हम लिखेंगे नहीं। तो आप सभी बच्चे इसको हल कीजिए, और हल करने के बाद में पोल सेक्शन के अंदर आप इसको वोट कीजिए। चलिए, 20 से 25 सेकंड का ही सवाल है कि आपको अगर इतना याद है कि 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर होते हैं, तो आप इसको जल्दी से हल करेंगे, और हल करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर आप इसको वोट भी कर देंगे। और आप लोगों के पास में 20 ही सेकंड है कि जल्दी से हल कीजिए, और हल करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर आप इसको वोट कीजिए। अब आप लोगों के पास में आखिरी 10 सेकंड है कि सभी बच्चे इसको जल्दी से हल कीजिए, और हल करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। चलिए, अब आप लोगों के पास में आखिरी 5 सेकंड है। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, अब आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है, और अब आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। तो जिन बच्चों के पास में पोल ऑप्शन नहीं आता है, ये बच्चे किसी वजह से पोल सेक्शन के अंदर आंसर नहीं कर पाए थे, वो जल्दी से जाइए चैट सेक्शन में और अपनी तरफ से सही आंसर भेजिए कि आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही होगा। वेरी गुड, इस बार ज्यादातर बच्चों का आंसर ठीक है। चलिए, सभी से सामने देखेंगे स्क्रीन पर, हम एक बार फिर भी समझा देते हैं। देखो, 1 मीटर क्यूब में, 1 मीटर क्यूब में आपको याद कराया था कि 1000 लीटर होते हैं। अगर 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं, तो आप कहोगे सर 40 मीटर क्यूब में क्या होगा। सर 40 को सामने लिखे हुए नंबर को 1000 से गुणा कर देंगे, तीन और एक चार, यानी कि आप कहोगे सर चार के बाद में चार जीरो, 1, 2, 3, 4, यानी कि सर आंसर आ जाएगा 40,000 लीटर। ऑप्शन सी आप लोगों का सही आंसर है। चलिए, ये क्वेश्चन सबसे ज्यादातर बच्चों का सही था, सभी बच्चों का लगभग लगभग। अब आप लोगों के सामने प्रश्न नंबर 55 है कि चलिए आप इसको जल्दी से हल कीजिए। हमने कर दिया है आप लोगों का चैट सेक्शन बंद, और हमने कर दिया है आप लोगों का पोल सेक्शन ऑन। प्रश्न नंबर 55 रख दिया है पोल सेक्शन के अंदर। तो सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करें, और हल करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। समझा देते हैं क्या लिखा हुआ है, शायद आपको समझ में नहीं आ रहा हो। लिखा है 10 लीटर, लिखा है 10 लीटर के अंदर कितने सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। बताइए 10 लीटर के अंदर कितने सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। आप लोगों को हमने जस्ट अभी याद कराया था कि अगर आप एक ऐसा छोटा सा क्यूब बना दें, समझाया था आपको, तो आप उसी से अंदाजा लगा सकते हो, याद कराया था हमने आपको। चलिए, कोई बच्चा बार बार हैंड राइज कर रहा है। क्या नाम है इनका? शायद कोई सिया करके है नाम।
एक तो खुशी बच्चे आपकी तरफ से हैंड राइज हो जा रहा है, अगर आपको कुछ कहना है तो आप माइक ऑन करके बोल सकते हो अगर आपको कोई डाउट है। सर हो गया। ओके, अभी हम चैट सेक्शन ऑन कर देंगे बच्चे। चलिए, तो कितने बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर वोट कर दिया है, देखते हैं एक बार। सर जी हमारा भी हो गया। ठीक है, तो काफी सारे बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर वोट कर दिया है, तो 5 सेकंड आप लोगों के पास में। सर जी मेरा भी पाँच। हो ठीक है बच्चे, ठीक है। 5 सेकंड है। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, अब आप लोगों का पोल सेक्शन तो किया जाता है बंद, और आप लोगों का चैट सेक्शन किया जाता है ऑन। तो जिन बच्चों के पास में पोल ऑप्शन नहीं आता है, या बच्चे पोल सेक्शन के अंदर आंसर नहीं कर पाए थे, वो जल्दी से जाइए चैट सेक्शन में और अपनी तरफ से सही आंसर भेजिए कि आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है। काफी सारे बच्चों का ठीक है, एक बार हम फिर भी समझा देते हैं। देखो, हमने ऐसे याद कराया था सभी बच्चों को कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब में 1 लीटर होता है, हमने ऐसे याद कराया था आप लोगों को। तो आप इसका उल्टा भी कर सकते हैं, यानी कि आप कह सकते हैं कि सर 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। आपसे पूछा गया कि 10 लीटर में बताओ, तो आपने गुणा 10 कर दिया, 10 लीटर। तो आप कहोगे सर इधर भी 10 से गुणा कर देंगे, किसको, 1000 को, यानी कि आप कहोगे सर 10 गुणा 1000, यानी कि आपने कहा सर 10,000 सेंटीमीटर क्यूब। और ऑप्शन नंबर बी क्या है, आप लोगों का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगर इतना आप सभी को समझ में आ गया है, तो यही आपको था आज का काम। आज आप लोगों का कोई होमवर्क नहीं है, होमवर्क ये है कि आप लोगों ने जितना भी पढ़ा है वो सारा का सारा आप रिवाइज करोगे, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे चलेंगे।